आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मेरा एक सीरीज चल रहा है आधुनिक भारत का, जो मॉडर्न इंडिया है, इसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने पुर्तगाल के बारे में, पुर्तगाली कंपनी के बारे में, फिर डचों के बारे में, और आज हम अंग्रेज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे हैं। इसके बाद फिर हम डेनिश और देन हम फ्रांसीसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कुल मिलाकर के सबसे पहले पुर्तगाल आता है भारत, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आता है। इसके बारे में हमको क्रमवार रूप से स्टडी करना है। सबसे पहले हम पुर्तगाल का जब बात किए थे तो बताए थे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ये आता है भारत, और भारत आने के बाद यहाँ पर आता है, बताए थे कि केप ऑफ गुड होप ये होता है ऑस्ट्रेलिया के निकट। वहाँ से एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने में आता है और यहाँ पर आता है तो 60 गुना मसाला से अधिक लाभ कमाता है इस व्यापार में। इसके बाद इसके बारे में हमने बात किया था कि ये दोबारा फिर आता है 1502 ईस्वी में, और 1503 ईस्वी में हमने बात कहा था कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर के अपना क्या करता है तो कोचीन में पहली फैक्ट्री खोल लेता है। कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री ये अपना इनिशिएट कर देता है, खोल लेता है। और इसके बाद हम देखा कि फिर 1505 ईस्वी में पहला गवर्नर जनरल इसका जो रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फिर हम देखते हैं कि दूसरा गवर्नर जनरल आता है अल्फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फिर देखते हैं नीनो डी कुन्हा आता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर देता है और भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली का विवाहिक नीति को प्रश्रय देता है ताकि यहाँ पे इसकी जनसंख्या बढ़ाया जा सके। नीनो डी कुन्हा ने कार्टेज सिस्टम को अपनाता है और अकबर जैसे शासक को भी कार्टेज लेने पे बाध्य करता है। नीनो डी कुन्हा के समय में ही जो है वो कोचीन इसका जो मेन मुख्यालय था वो हट करके हो जाता है गोवा हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं क्योंकि गोवा जो है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के समय उसको जीता जाता है, और यही बाद में चल के कोचीन जो है गोवा इसकी राजधानी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इतना बात हमने देखा था पुर्तगाली के बारे में। फिर हम डच कंपनी की जब बात किया था तो डच भारत में आया था, तो ये भी एक्चुअली में भारत में आकर के आया था इंडोनेशिया। इसके बाद इसका मेन बात था जकार्ता, इसके बाद मलाया, इसके बाद श्रीलंका आदि जगहों पे ये अपना काम कर रहा है। यही कारण है कि जितने भी इसके जो मेन सेंटर है, फैक्ट्रियाँ हैं डच कंपनी का, वो इस तरफ स्थापित होता है, अर्थात पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थापित होता है। और डच के बारे में हमने एक बात कहा था कि ये जो है कपड़ा के व्यापार को ये वस्तुगत विनिमय के रूप में हम देखते हैं कि खरीद बिक्री का ये साधन बना देता है। खास करके पहली बार ये कपड़ा को ले जाता है वहाँ पे सूती कपड़ा को और इसको बेचता है। इससे हमको क्या होता है, कपड़ा एक बेचने वाले वस्तु का साधन बन जाता है, और ये होता है डच के माध्यम से। फिर हमने जब डच पढ़ा रहा था तो उसमें एक बात कहा था कि भारत का जापान के साथ जो संबंध होता है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता था। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, मेरा वीडियो अवेलेबल है इन डिटेल, आप जाकर के प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेज के बारे में, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना कर रखिएगा। देखिए, अन्य जैसे जो यूरोपीय आया था पुर्तगाली डच, वो भी इसी तरह से इंटरेस्टेड है भारत में, क्योंकि यहाँ पे व्यापार जो है बहुत फायदा का है और ये यहाँ पे आकर के व्यापार करना चाहता है। कालखंड रहता है 1599 का। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के व्यापारियों का कुछ समूह ने एक कंपनी बनाता है, उस कंपनी का नाम रहता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज।
यानी कि क्या कहा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, यानी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम से कंपनी बनाता है। ये कंपनी का नाम है जिसको कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। घटना कुछ यूं ही आगे बढ़ता है और ये जब कंपनी बन जाता है तो उस व्यापारियों के समूह में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होता है, वो सब चाहता है कि क्यों ना महारानी एलिजाबेथ से ही एक रॉयल चार्टर ले लिया जाए और लीगल तरीका से हम भारत और पूर्वी देशों में जाकर के क्यों ना व्यापार करें। फलस्वरूप 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए कुल मिलाकर के 15 वर्षों का रॉयल चार्टर दे देता है, राजकीय अधिकार दे देता है कि आप पूर्व की ओर व्यापार करो। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर देता है 15 वर्षों के लिए। क्लियर? फिर बात आता है 1609 ईस्वी में। इससे पहले क्या होता है कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, चूंकि जहांगीर उस समय मुगलों का राजा होता है और मुगल शासक होने के कारण संपूर्ण भारत में उसका अधिकार था, तो जहांगीर मुगलों के दरबार में आता है, हेक्टर नामक जहाज से आता है, फारसी भाषा में बात करता है और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है। जहांगीर जो है उससे प्रभावित होता है, चूंकि फारसी में बात करता है और मुगलों की राजकीय भाषा फारसी है, उसको लगता है कि मेरे ये रंग रूट का आदमी है, इसको दे दिया जाए। फलस्वरूप अनुमति दे देता है और सूरत में पहली बार फैक्ट्री लगाने का प्रयास करता है अंग्रेज, लेकिन बाय द वे वो सफल नहीं हो पाता है। 1608 की घटना जब बीत जाता है तो 1609 ईस्वी में चूंकि इसका मनोबल बढ़ गया रहता है, कैप्टन हॉकिंस के आने से जहांगीर के दरबार में उसकी अनुमति मिल जाता है। फलतः जो कंपनी के लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने जेम्स प्रथम उस समय का शासक बन गया रहता है ब्रिटेन का, जेम्स प्रथम के पास जाता है और कहता है कि हमको ये जो 15 वर्षों का रॉयल चार्टर दिए हैं इसको बढ़ा दीजिए। तो जेम्स प्रथम भी 1609 ईस्वी में 15 वर्षों से बढ़ा करके अनिश्चित काल तक रॉयल चार्टर का अधिकार दे देता है। महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का दिया था और फिर इसका बेटा जेम्स प्रथम जो होता है, जो शासक बनता है, वो इसको इनफाइनाइट काल के लिए क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी खोलने की अनुमति मिल जाता है, हालांकि कंपनी संचालित नहीं हो पाता है, तो अंतिम रूप से 1611 ईस्वी में पहला कंपनी स्थापित होता है, पहला फैक्ट्रियां स्थापित होता है अंग्रेजों का, और ये होता है फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे। फिर कालखंड आता है 1615 ईस्वी का। 1615 ईस्वी में जो सम्राट जेम्स प्रथम होता है, जेम्स प्रथम अपने राजकीय खर्च पर सर टॉमस लो को भेजता है मुगल के दरबार में, अर्थात जहांगीर के पास, कि जहांगीर से संपूर्ण भारत में फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति मांगो। वैसे ही सर टॉमस लो यहाँ पे आता है और उसको जो है दे देता है, संपूर्ण भारत में फैक्ट्री खोलने की आज़ादी दे देता है। अब क्वेश्चन उठता होगा कि ये जेम्स प्रथम को क्या लगा था कि भाई संपूर्ण भारत में फैक्ट्रियां खोलने के लिए अपना लोग भेजता है। फिर महारानी एलिजाबेथ प्रथम को क्या लगा था कि 15 वर्षों का रॉयल चार्टर दे दिया। एक्चुअली में समझने वाला बात है, ये कंपनी खुला था प्राइवेट, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था, लेकिन इसके शेयर होल्डर्स में वहाँ के शासक लोग भी था। फलस्वरूप शासक अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगा तो शेयर होल्डर्स होने के नाते शासक को भी उसमें बहुत अधिक पैसा मिलेगा। यही कारण है कि पहले महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए चार्टर दिया, फिर उसका जो अगला शासक होता है जेम्स प्रथम ने, वो अनिश्चित काल के लिए देता है और उसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस लो जैसे व्यक्ति जो आते हैं वो कंपनी खोलने की अनुमति मांगता है और फाइनली रूप से उसको मिल भी जाता है। फिर बात आती है 1635 का। 1635 इसमें उड़ीसा के बालासोर में ये फैक्ट्री लगाता है। तो मसूलीपट्टनम जो है वो नीचे की ओर है, उड़ीसा थोड़ा उससे ऊपर है। इसके अलावा 1651 में हुगली नगर में ये क्या करता है, फैक्ट्री लगाता है। इसके अलावा बंगाल, बिहार के अन्य क्षेत्र, पटना और ढाका जैसे क्षेत्रों में ये अपनी कंपनी स्थापित करता है।
आप जाइएगा पटना में, पटना रानी घाट है, रानी घाट के बगल में ये जो गुलजार बाग वाला क्षेत्र है, इसी में वहाँ पे अंग्रेजों का कंपनी था। और ये पटना कॉलेज जो है खास करके डच स्थापत्य है, और वहाँ हम देखते हैं तो वो डचों का था। तो यही वाला रीजन है पटना के आसपास का क्षेत्र, गंगा नदी के तट वाला क्षेत्र, यहीं पे ये सब लोग अपना फैक्ट्रियाँ लगाया था। फैक्ट्रियाँ कहने का मतलब उत्पादन वस्तु का नहीं होता था, बल्कि वहाँ पे सामान खरीद के लाता था, जैसे वस्त्र हो गया, सूती वस्त्र हो गया, सोरा हो गया, मसाला हो गया, और उसको यहाँ पे रखता था। उसके कर्मचारी होते थे, उसके अधिकारी होते थे, और उसको फिर दूर देश में ले जाके अपने मुल्क में ले जाकर के बेचता था, और यही इससे लाभ कमाता था। फिर आगे हम चलते हैं, 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना करवाता है। एक्चुअली में फ्रांसिस डे रहता है और अंग्रेज, और उन्होंने चंद्रगिरी के शासक से फ्रांसिस डे के पास भेजता है। फ्रांसिस डे जो है चंद्रगिरी के राजा के पास जाता है और फोर्ट सेंट जॉर्ज किले बनाने की अनुमति लेता है। फलस्वरूप फ्रांसिस ये चंद्रगिरी के राजा फ्रांसिस डे को अनुमति दे देता है, और 1639 ईस्वी में ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना करता है। ये कहाँ होता है? ये मद्रास में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में होता है। इसके अलावा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का शासक सुनहरा फरमान देता है। सुनहरा फरमान का मतलब होता है कि उसके क्षेत्र में आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये था क्रोनोलॉजी यहाँ पे इंग्लिश कंपनी का। फिर आगे चलते हैं, घटनाक्रम 1668 का होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन सरकार बम्बई दे देता है 10 पाउंड वार्षिक लीज पे, 10 पाउंड वार्षिक किराया पे दे देता है इसको। चूँकि हमने बताया था कि 1661 ईस्वी में कैथरीन वे ग्रंजा, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है, कैथरीन वे ग्रंजा और चार्ल्स प्रथम का विवाह होता है, और ये दोनों का जो शादी होता है, तो शादी के बाद हम देखते हैं कि दहेज स्वरूप पुर्तगाल बम्बे इसको दे देता है। फलस्वरूप ये जो है ब्रिटेन सरकार 1668 ईस्वी में ये दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पे। फिर 1686 की घटनाक्रम में अंग्रेज ने हुगली को लूटता है, और हुगली के लूटने के क्रम में उस समय मुगल शासक औरंगजेब रहता है। औरंगजेब इस पर चढ़ाई करता है और अंग्रेज को हरा देता है। जब अंग्रेज हार जाता है तो चापलूसी से काम लेता है, और वहाँ पे कहता है कि हमसे गलती हो गया, हमसे जुर्माना ले लीजिए। अंग्रेज जो है 1.5 लाख रुपया जुर्माना दे करके पुनः उस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति ले लेता है। इसके अलावा 1691 ईस्वी में एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी बंगाल में सीमा शुल्क में छूट प्राप्त करती है। फिर 1698 ईस्वी में उस समय बंगाल का राज्यपाल रहता है अजूमुशान, या गवर्नर जिसको बोलते हैं, अजूमुशान रहता है। अंग्रेजों से ये अंग्रेज यहाँ पे आते हैं अजूमुशान के पास, एक्चुअली में आता है उस समय रहता है ये जाब चारनाक आता है, और ये 3 गाँव कालीकट, सूतानदी और गोविंदपुर जैसे 3 गांव की जमींदारी प्राप्त करता है, और बाद में जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की नींव रखती है। जब कलकत्ता शहर की नींव हो जाता है तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर भारत का बन जाता है। इसके बाद 1774 से 1991 तक, मतलब 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनता है, तो 1774 से 1991 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की कलकत्ता राजधानी रहती है। इसके अलावा 1717 ईस्वी में, चूँकि 1707 में हम देखते हैं औरंगजेब मर जाता है। औरंगजेब मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, और इसके बाद यही शासक बनता है फारूक सियर। ये जो फारूक सियर शासक बनता है, तो शासक बनने के साथ ही ये इसका बीमारी हो जाता है। जब ये बीमार पड़ता है तो इसके इलाज के लिए उसी कंपनी का एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, ये आता है, इसको इलाज करता है, ये चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। फलस्वरूप ये इससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, और फारूक सियर से इस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मांगता है। इतना ही नहीं, व्यापार करने की तो अनुमति मिलता ही है, साथ ही साथ उसको एक क्या बोलते हैं, तो एक फरमान भी मिल जाता है। फरमान ये मिलता है कि हमको आप 3000 रुपया वार्षिक दे दीजिए, और इस क्षेत्र में बिना सीमा शुल्क दिए हुए आप व्यापार कीजिए, खाली 3
हजार हमको वार्षिक दीजिए। फलस्वरूप भारतीय व्यापार के जो छूट मिला था वो खत्म हो जाता है और अंग्रेज यहाँ पे भारतीय व्यापारियों जैसे ही वहाँ पे, अब तो बाद में देखते हैं कि अत्याचार भी करने लगता है और वो व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसी को ओम्स एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि महाधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा। ये जो मैग्ना कार्टा है, चूंकि फर्रुखसियर में 3000 वार्षिक रुपया के बदले इस क्षेत्र में सीमा शुल्क सहित व्यापार, मतलब सीमा शुल्क फ्री व्यापार करने की जो अनुमति देता है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ओम्स एक इतिहासकार वो कहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार बंगाल वाले रीजन में इसको मैग्ना कार्टा मिल जाता है और सीमा शुल्क में छूट के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल जाता है। फलस्वरूप दिन प्रतिदिन कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी होते जाता है। इसी क्रम में ये देखते हैं अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो भारत, यूरोपियों का भारत में विजय, फलस्वरूप ये बंगाल जीतता है प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद। उसके बाद ये फिर मैसूर की तरफ बढ़ता है, फिर मराठा की तरफ बढ़ता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अंतिम में सिख का विजय कर लेता है और सिख को जीतने के बाद एक छत्र राज का स्थापित कर लेता है। यह हम सब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारा यूरोपियों का आगमन वाला टॉपिक है, तो आज हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से आई और किस प्रकार से व्यापारिक सहूलियतें प्राप्त की, इन्हीं सभी बातों को आज हमने जिक्र किया। यही हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।